मेरे लिए इम्पोर्टेंट है कि डॉलर की इंडियन करेंसी नहीं आनी चाहिए, डॉलर में आना चाहिए। एजेंट यार, एजेंट को चाहिए होता है मैक्सिमम कट, मैंने उसको एक्स्ट्रा कट दिया कि मुझे काम करना था उस टाइम पे, मुझे काम की जरूरत थी। अगर उसे लोग उसे 5% दे रहे हैं, मैंने उसको 10% दिया। From 48 pairs to probably 2000 pairs per day with machines, with all this amazing unit, that's a next level game, man. ये सैंपल्स की भरमार हम लोगों के स्टॉल्स पे हमारे शोरूम में लगी होती है। इसमें से सैंपल कम पिक होते हैं, कस्टमर आता है अपनी स्टाइलिंग को रख के इनको देखता है और देखता है क्या हमारे में कैपेबिलिटी है या नहीं उसके स्टाइल को मैच करने की। मैच तो वो करा ही लेगा। द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज दैट यू कैन नॉट टेक अ रिटर्न। हाँ, यू कैन नॉट, क्योंकि आपके लिए बनाया, पूरा आपके लिए बनाया। नहीं, ओवरसीज जाने के बाद रिटर्न का कोई, यू हैव टू री इम्पोर्ट। हाँ, लैटिन अमेरिका से आपको जो ऑफ सीजन, यूरोपियन ऑफ सीजन है, यूके यूरोप का ऑफ सीजन है, वो आपको लैटिन से कवर हो जाता था। ग्रेट। तो हमने वो 2-3 साल अच्छा काम किया उस कस्टमर के साथ। With our mission of taking factories to the world, here are we with an entrepreneur, self-made exporter, Puru Arora, and I think, and I am Chaitanya Rathi, one of the co-founders of business. I am Puru Arora and I am into leather footwear exports. My company is Prince Overseas. We established in 2012 with a very small, बहुत ही छोटा सा setup. So that was a very big decision कि एक अब शहर में रहना है और क्या करना है। एंड देयर वाज अ फैसिनेशन कि शूज़, यार सबको देख के लगता था यार मेरे सारे क्लासमेट्स, कोई जूते वाले का बेटा, कोई लेदर वाले का बेटा, कोई सोल वाले का बेटा, सब देख रहा हूँ मजे की जिंदगी जी रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है। आगरा में रहना है तो जूते से दूर नहीं आ सकते। अगर जूते से दूर गए देन इट इज एन अपॉर्चुनिटी लॉस। तब वो अपॉर्चुनिटी वाली बात दिमाग में बैठ गई और लगा कि यार ये तो बिना जूते के तो यार कुछ नहीं हो पाएगा, अपना जिंदगी खराब है। या फिर पिताजी के ट्रकों के साथ देखो सुबह शाम, ठीक है, अच्छा फैसिनेशन था। और प्रोडक्ट नॉलेज के बारे में पूछो तो आई वॉज नॉट अवेयर ऑफ इवन शू का एस, मुझे भी नहीं पता था कि जूता बनता कैसे है। इट वॉज वेरी न्यू फॉर मी। तो पिताजी के कुछ अच्छे दोस्त मित्र थे इंडस्ट्री में, दो एक, उनके साथ मतलब उनके पास जाता था तो आई वॉज जस्ट चेकिंग माई फैसिनेशन कि मुझे सच में कुछ प्यार है कि नहीं। अब मुझे जूता करना है या नहीं करना है ये डिसाइड करना है। फिर दिमाग लगाया कि चलो एक काम करते हैं, चेक करते हैं कि रियलिटी चेक करते हैं कि कब कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो 12वीं में हम बोर्ड का एग्जाम खत्म होने के बाद रिजल्ट का टाइम था बीच में, तो चलो ठीक है चलते हैं। देखने गए, एक पापा के फ्रेंड है उनकी फैक्ट्री देखने गए, तो फैक्ट्री देख के बहुत अच्छा लगा। उन्होंने नई फैक्ट्री लगाई थी उस टाइम पे, मतलब एकदम ऑटोमेटेड बढ़िया फैक्ट्री लगाई थी। एक्सपोर्ट की थी? एक्सपोर्ट की फैक्ट्री थी। और तेरे को अच्छा जस्ट फैसिनेशन एक्सपोर्ट का था या फुटवेयर का था? नहीं, टू बी ऑनेस्ट फैशन मेरे को फैसिनेशन एक्सपोर्ट का था। 2 महीने या 3 महीने मैंने देखा होगा उस प्रोसेस को पूरे, एंड आई वाज रियली वेरी एक्साइटेड कि मेरा ऐसा कब होगा। समझ गया। एंड व्हेन यू वर लुकिंग एट द प्रोसेस, तो वर यू मोर इन द बुक्स, फाइनेंशियल्स? नहीं, और कॉर्पोरेट ऑफिस और या द फैक्ट्री फ्लोर? नो, आई वाज ऑलवेज ऑन द फ्लोर। दिस वाज, आई विल से दिस वाज माय बिगेस्ट मिस्टेक ड्यूरिंग दैट टाइम। अगर मैंने इसके फाइनेंशियल पार्ट को भी देखा होता, अच्छा, तो शायद मैं एक और थॉट भी लेता। तेरे उस जमाने में यार 9.2% तो ड्रॉबैक मिलता था यार, जो लोग कमाते नहीं है पर बिजनेस में। 9.2% वाज द ओनली मोटिवेशन, बिगेस्ट मोटिवेशन की 9% तो गवर्नमेंट दे रही है आपको, 5% एडिशनल मिलता था इंपोर्ट लाइसेंस के तौर पे, वो भी इंपोर्ट लाइसेंस सेल हो जाते थे। मेरे लिए इम्पोर्टेंट है कि डॉलर की इंडियन करेंसी नहीं आनी चाहिए, डॉलर में आना चाहिए। तेरे उस जमाने में यार 9.2% तो ड्रॉबैक मिलता था यार, जो लोग कमाते नहीं है पर बिजनेस में। 9.2% वाज द ओनली मोटिवेशन, बिगेस्ट मोटिवेशन की 9% तो गवर्नमेंट दे रही है आपको, 5% एडिशनल मिलता था इंपोर्ट लाइसेंस के तौर पे, वो भी इंपोर्ट लाइसेंस सेल हो जाते थे। आज की सिचुएशन दूसरी, I'll come to it afterwards, बट आज की सिचुएशन पूरी एडवर्स हो चुकी है नाउ। अगर आप बोलो तो आज सबसे बड़ी डिमोटिवेशन ये है कि आज कोई सपोर्ट ही नहीं है। उस समय एक्सपोर्ट को सपोर्ट बहुत किया जा रहा था। आई विल नॉट ब्लेम एनी पॉलिटिकल पार्टी, बट समहाउ ठीक है, देयर आर सम इकोनॉमिकल रीजंस जिसकी वजह से ये सब चीजें विड्रॉ हो गई और आज बहुत मिनिमलिस्टिक रह गई हैं। कोई फर्क नहीं पड़ रहा उनसे, आज वो है या नहीं है, अल्टीमेटली यू हैव टू प्ले ऑन द प्राइस। मेरे फादर को बोला पापा 1 ईयर का कोर्स करते हैं, सिर्फ फुटवेयर की इंटेंस ट्रेनिंग लेते हैं, मैन्युफैक्चरिंग ट्रेनिंग होती है बेसिकली, वो लेते हैं जो इनकी एक्सपर्टीज है, और वो लेके
एजेंडा भी वही था ना फुटवेयर सीखने हाँ एजेंडा यही था। और ट्रेनिंग से जैसे ही वापस आया बहुत क्यूरियस था क्योंकि बटन दबाया हुआ था एक्सपोर्टर बनने का और वो बोल रहा है जल्दी जल्दी फटाफट एक्सपोर्टर बनना है। अब यहाँ आया तो देखा भाई ये तो मतलब मैन्युफैक्चरिंग एक अलग सरदर्द है क्योंकि जब खुद जूता क्योंकि वहाँ पे क्या होता है इंटेंस ट्रेनिंग होती है और आपको खुद लाइन पे खड़े होके दे ट्रेन यू टू मेक अ शू और यू नीड अ लॉट ऑफ सेटअप मशीनरी चाहिए और आप देखो आप हैंडमेड जूता बनाते हो और आप एक मशीन में जूता बनाते हो बहुत कैपिटल भी हो जाता है प्लस एक एक्सपर्टीज भी एक प्रोडक्ट भी डिफरेंट दिखने लगता है। तो जूता बनाने के दो तरीके मैंने महसूस किए, एक वो जो बिल्कुल बाय हैंड है और एक वो जो मैकेनाइज्ड है। मैं जो देखकर आया था वो मैकेनाइज्ड मैनर था डोमेस्टिक, लेकिन जब मैंने ट्रेनिंग भी ली वो भी मैकेनाइजेशन में ली, लेकिन जब मैं रियलिटी में आया वापस मैंने देखा यार जूता तो हाथ से बन रहा है। एक्सपोर्ट वाला जूता भी हाथ से बन रहा है नहीं, जो जूता डोमेस्टिक के लिए बन रहा है, जो जूता मैं सीधे जाके तो एक्सपोर्टर बन नहीं सकता था, मेरे को भी एक मशीनरी कॉस्ट देखनी है, सब कुछ धीरे धीरे बाय करना है। तो मैंने एक बहुत छोटा सा सेटअप लगाया विद हैंड। फाइनली आई कॉम्प्रोमाइज्ड कि बेटा जो देखकर आए हो फैंसी इसे रखो अभी जेब में पहुंचने में टाइम है और अब यहाँ अब आ जाओ लोकल ट्रेन पे, मेट्रो की बात छोड़ो। तो मैंने अपनी लोकल ट्रेन लगाई एक डिब्बे में, छोटे से डिब्बे में पापा के ऑफिस के ऊपर। अब इमेजिन करो एकदम से इतना हाईली ट्रेंड हाईली एक अच्छा ऑरा में पहले तो एक फैसिनेशन जगाया, उसके बाद ट्रेनिंग भी उसी ऑरा में ली और बड़ी फैक्ट्री भी देख कर आया, सब कुछ उसी हिसाब से किया, दिमाग में वही चीज थी, पिक्चर हुई थी। अब लाके बैठा दिया एक छोटी सी जगह पे ट्रेन के डिब्बे में अपने ऑफिस के ऊपर। पापा का एक गोडाउन था, उसके ऊपर एक छोटा सा फ्लोर था, वहाँ पे एक छोटी सी मशीनरी का सेटअप बाय किया मेरे और मैंने वो काम किया और सिर्फ अपर बनाया स्टार्टिंग में। छोटी सी यूनिट में पर डे प्रोडक्शन कितना बन सकता है? 24 मैक्सिमम 48 पेज मैक्सिमम मैक्सिमम मतलब आ रहा हूँ, उससे भी शायद कम ही बन पाता था। अब अंकल के सैंपल अब कुछ नहीं आया उस समय, समझ नहीं आया, जो जिनको जानते थे उनके पास गए, अंकल कुछ सैंपल दे दो, 5-6 सैंपल। अंकल ने कहा बेटा ये स्टोर में कबाड़ा पड़ा है, सैंपल ले जा। तो 2-4 सैंपल निकाले, साफ किए, ले आए और दोस्त के पास गए, वहां से ऑर्डर मिल गया। और ऑर्डर लेके दूसरे के काम पे अपना ऑर्डर लेके बुक तो कर लिया, बनाएगा कैसे ना कुछ, सोर्सिंग है, बहुत चीजें हैं। फिर अंकल से बात करी, अंकल ये ऑर्डर तो बनाना है, कैसे बनाना है, आप मुझे हेल्प करो। अंकल ने बोला कि, और अंकल उसमें बहुत काम था, काफी अच्छा काम था। अंकल ने बोला बेटा ठीक है मैं तेरे को बता देता हूँ कहाँ से क्या खरीदना है, यू हैव टू बाय। उन्होंने मेरे को 50% एडवांस दिया था और एज अ टोकन ऑफ ग्रेटिट्यूड या हेल्प मान लो। उन्होंने मेरे को 50% एडवांस आ गया मेरे पास, ये यहाँ से लेदर खरीदना, सब उस समय कुछ जमचन थी नहीं, तो सबसे कैश बाय करा और प्रोडक्ट बनाना शुरू कर दिया। प्रोडक्ट बनाते बनाते वो प्रोडक्ट रेडी हो गया, अंकल के असिस्टेंस उनकी गाइडेंस में वो प्रोडक्ट रेडी हो गया और वो प्रोडक्ट हमने शिप कर दिया और पेमेंट आ गई। बहुत खुशी हुई, पहला सर्कल घूमा। वाओ, 700 पेयर्स आई थिंक 10-12 लाख की पेमेंट थी। वो सर्कुलेशन घूमा तो बड़ा अच्छा लगा, उसमें पैसे थोड़ा सा पेनी कमाया और कॉन्फिडेंस बनाया। एंड दिस वाज ऑल एक्सपोर्ट और डोमेस्टिक? नहीं, इट वाज अ मिक्स, अभी भी मिक्स चल रहा था। अच्छा, अभी तक तो एक एक्सपोर्टर के लिए सब मैन्युफैक्चरिंग था, वहां पर कुछ भी नहीं था। वहां पे वो आप टोटली उस पे डिपेंडेंट हो। जब उस पे ओवरफ्लो होगा तो वो आपको बुला के ऑर्डर देगा, काम देगा। अगर उस पे अंडरफ्लो होगा तो वो आपको गेट से मतलब मना कर देगा कि सॉरी ब्रो आई कांट हेल्प इट, आई हैव टू सर्वाइव। तो मेरे को बहुत ढूंढा, मेरे को 2-3 एजेंट्स टकरा गए। जो लोग एजेंट्स वाली नॉलेज कैसे है कि एजेंट्स के थ्रू ही होगा या फिर यार बेसिकली होता है ना, वो स्ट्रगलर को स्ट्रगलर मिल जाता है। समझ गया। तो एक स्ट्रगलर एजेंट था, नाम नहीं लूंगा, वो स्ट्रगलर एजेंट नई नौकरी छोड़ा था किसी फैक्ट्री से, ठीक है, और उसे कोई एक डिस्काउंटेड कस्टमर मिल गया था और प्राइस बहुत चैलेंजिंग था। समझ गया, बहुत चैलेंजिंग प्राइस था, मुझे अभी भी ध्यान है। और उतना चैलेंजिंग प्राइस था कि वो शायद किसी फैक्ट्री में बनवा ही नहीं पाता, और मैंने भी कैसे बनाया ना ये मैं जानता हूँ। Did you made it at loss? Maybe at par. At par, cost to cost बना। हाँ, लॉस नहीं हुआ था उसमें, but at par. But that was an export person. हाँ, it was overseas person. No, it wasn't from my company. It was a contract कि मेरे को किसी को शिपमेंट देनी थी and he was supposed to export. समझ गया। That तो agent था, तो agent it was a buying agent. समझ गया, buying agent। हाँ, तो मैंने उसको शिपमेंट बना के दी और वो एक्सपोर्ट हो गई। मेरे को और कॉन्टैक्ट्स बना लिए मैंने उस ऑर्डर प्रोसेसिंग के दौरान। Okay. And traveling directly to बाहर? नहीं, I first traveled to Dubai. Okay. अच्छा, तब प्रोडक्ट के अंदर पता है, शू इंडस्ट्री के अंदर पता है क्या है, इंडस्ट्री के अंदर आपका प्रोडक्ट आपको एक रिस्पेक्ट दिलाता है। हाँ। आप प्रोडक्ट रिस्पेक्ट कैसे दिलाता है कि आप अगर आप एक न्यू भी हो, एक न्यू मेंबर हो कम्युनिटी में, और आप आए हो आज, आपको पता ही नहीं कि प्रोडक्ट कैसे बनता है, आपका डेवलपमेंट स्ट्रांग ही नहीं है, आपको ट्रेंड ही नहीं पता, क्योंकि आप तो अभी तक
बहुत ही बेसिक चीज़ों में जूझ रहे हो ना, आपको तो ये भी देखना है कि वर्कर सेट हो गया है, अब डिमांड सेट करनी है। अभी तक आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज में नहीं आए थे, और डिमांड से भी आप बाइंग एजेंट से ले रहे थे, किसी और से ले रहे थे। हाँ, मतलब इधर से कुछ भी ला रहे थे अपने साथ। तो अब सेट करना था कि अब डेवलपमेंट वाला पार्ट तो भी पढ़ा ही नहीं था हमने। अब बाहर गए, दुबई गए, तो डेवलपमेंट वाला पार्ट पढ़ा नहीं था प्रॉपरली। जाने से पहले ये एहसास हो गया कि पूरी डेवलपमेंट तो चाहिए। तो हमारे अंकल फिर से याद आए हमें, फिर से हमने उनसे बात करी, अंकल डेवलपमेंट कुछ चाहिए, कुछ 15-20 सैंपल दे दो, मैं बाहर जा रहा हूँ। अंकल ने बोला ठीक है, एक काम करिए, सैंपल ले जाओ ऐसे साफ करके जो तुम्हें सबसे गंदे दिख रहे हैं। और उनके सैंपलों में फिर से ऑर्डर आ गए बिजनेस के लिए। कभी दुबई नहीं गया। क्यों नहीं? क्योंकि मेरे को ये समझ में आ गया था कि वो मार्केट सैचुरेटेड है, सब उधर पहुंच चुके हैं। उस समय की बात बता रहा हूँ, आज तो सुपर सैचुरेटेड है। आज तो हमने अपनी कंपनियां खोल ली हैं फ्री जोन में। समझ गया। उस जमाने में ये लोग क्रेडिट देते थे वहाँ पे। तो थोड़े से ऑपरेशंस पे जाना चाहूंगा मैं, मुझे वो समझना है, वो शिपिंग कैसे होता है, कस्टम्स कैसे सॉल्व होता है, हाउ डू यू डू दैट? यार वो सब मैंने जब स्टार्ट किया था तो एक बहुत ही सिंपल है, उसमें सिर्फ हुआ है और कुछ नहीं है। पेपर वर्क आपको सारे कस्टम्स के एजेंट्स होते हैं वो सब सिखा देते हैं। अच्छा। आप किसी भी नॉर्मल क्लियरिंग एजेंट को कांटेक्ट कर लो, वो आपको डॉक्यूमेंट्स के फीस होती है फॉर दिस? हाँ, उनकी फीस होती है। हाउ मच इज इट परसेंटेज ऑफ द ऑर्डर? नो, दे डोंट बॉदर कितने का भी ऑर्डर हो, उनके पास उनकी बेसिकली कितनी बड़ी शिपमेंट है। मतलब फॉर एग्जांपल इट्स 20 फीट, इट्स 40 फीट और इट्स अ पार्शियल लोड, LCL है। तो LCL की एक मान लो 3,000 रुपए है, 20 फीटर की 5,000 रुपए है, तो 40 फीटर की 10,000 रुपए है क्लियरिंग फीस। समझ गया। बाकी क्लियरिंग फीस, क्लियरिंग एजेंट जो अपना हिस्सा लेगा बेसिकली उस पूरे प्रोसेस में, इसमें वो डॉक्यूमेंटेशन और आपको सब कुछ समझाएगा, डॉक्यूमेंटेशन। हाँ, वो सब समझा देगा, उनका काम ही यही है। तो यू हैव टू टेक, मतलब जस्ट और टैक्टिकल, आपको यहाँ से माल मुंबई भेजना है, कैसे करना है, मतलब कैसे होता है वो? अगर दुबई तक भिजवाना है तेरे को, तेरा पहले कंटेनर मैं नॉर्मली तो देखो यार, हर कस्टमर अपना शिपमेंट FOB देता है। अच्छा। उसका अपना फॉरवर्ड, बेसिकली देखो सप्लाई चेन की अगर बात करें तो 3 तरीके हैं सप्लाई करने के ओवरसीज। फैक्ट्री स्टफिंग, कि आपने कंटेनर ड्राई पोर्ट से उठाया, आगरा से तो ड्राई पोर्ट से उठाओगे, ऑब्वियसली बॉम्बे से या गुजरात से खाली कंटेनर नहीं मंगाओगे। NCR में बहुत सारे ड्राई पोर्ट्स हैं, आगरा में भी ड्राई पोर्ट है। ICD, इनलैंड कंटेनर डिपो। ICD से आपने खाली कंटेनर उठाया, फैक्ट्री मंगाया, कंटेनर को भरा, सेल्फ सील किया, या अगर सेल्फ सील परमिशन है तो, नहीं तो वहीं से कस्टम एजेंट आएगा, कस्टम ऑफिसर आएगा, सीन करके, साइन करके, सील करके चला जाएगा, और आपने सीधा ट्रक निकाल के ICD भेज दिया या मुंद्रा भेज दिया। ड्राई पोर्ट की जगह आप सी पोर्ट भी भेज सकते हो। ओके। और आपने जैसे आपको चाहिए, जैसे इट्स अ फुल फ्लेक्सिबल थिंग, आप कैसे जैसे चाहो वैसे कर सकते हो। कंटेनर उठाना और कंटेनर शिपिंग लाइन को वापस करना, बस ये डील है। समझ गया। ओके। कंटेनर उठाना, भरना, खुद भरो या किसी एजेंट से भरवाओ, वापस आपको शिपिंग लाइन को हैंड ओवर कर दिया आपने विद इन द टाइम फ्रेम, और वो शिपिंग लाइन ने उठा के उसको शिप पे चढ़ा दिया और वो शिप से सेल हो गया। This is the only process. This logistics cost is taken care by buyer only. But अब इस केस में majorly फुटवेयर में नहीं इनबिल्ट नहीं होती, it is divided, it's a shared cost. अच्छा। Fact, FOB is a, इनका टर्म होता है ना, FOB, CIF. FOB का क्या फुल फॉर्म होगा? It's a free on board. Free on board. Free on board. CNF is carriage and freight. FI का अगर आप जोड़ दो तो इंश्योरेंस भी ऐड हो जाता है, जो कि नॉर्मली सब लोग कराते हैं। So carriage, insurance and freight. ठीक है। अब एक इनको टर्म नया आता है DAP, डिलीवर्ड एट प्लेस, DDP, डिलीवर्ड ड्यूटी पेड, राइट? सो ये बहुत ही रेयर है इनको टर्म्स, इनको बहुत कम लोग फॉलो करते हैं। अदरवाइज मेजरली FOB, बहुत ज्यादा से ज्यादा रेयर सिचुएशन में CNF। FOB का बहुत लेमन में अगर पूछेंगे तो क्या होता है कि अगर आप सिर्फ डॉक तक पहुंचा दो, फिर उसके बाद उनकी जिम्मेदारी, जो मैंने सुना है। नॉट डॉक तक पहुंचा दो, ओरिजिन तक के सारे खर्चे आपके, शिप पे चढ़ने के बाद कस्टमर के, शिप पे चढ़ने के बाद कस्टमर के सारे खर्चे, एंड देन ओरिजिन पोर्ट के खर्चे आपके, समझ गया। शिप पे चढ़ने के बाद सारे कस्टमर के खर्चे, मतलब शिप पे बोर्ड हो गया, ऑन बोर्ड आ गया प्रोडक्ट, आपका लॉजिस्टिक, आपका कार्गो ऑन बोर्ड आ गया, उसके बाद में वहां से जो सी फ्रेट लगा, उसके बाद डेस्टिनेशन पोर्ट पर कंटेनर पहुंचा, वहां से हैंडलिंग चार्जेस, टर्मिनल हैंडलिंग फीस होती है, THC बोलते हैं उसे, चार्जेस, और अदर चार्जेस लगे, सब वो देगा। यहाँ तक के सारे चार्जेस, यहाँ पे भी टर्मिनल है, यहाँ पे भी हैंडलिंग हो रही है, वो सब आपको देना है। बस सिर्फ सी फ्रेट आपको नहीं पे करना, क्योंकि वो बोर्ड पे हो रहा है, सब वो बोर्ड से शुरू हो रहा है बेसिकली। एक अच्छा ऑर्डर, मुझे एक अच्छा ब्रेक मिला, तो मुझे यूके की मार्केट एक्सप्लोर करने का मौका मिला, एंड वो भी एक एजेंट के थ्रू ही था, पर वो डायरेक्ट था।
अच्छा, एक मैं ये समझाना वाया एजेंट के थ्रू एंड डायरेक्ट, व्हाट डू यू मीन बाय दिस कि वो डायरेक्ट? दो तरीके की डील होती है, एक होती है बाइंग एजेंट के थ्रू, जिसमें बाइंग एजेंट एक क्वालिटी कंट्रोल का प्लस थोड़ा फैसिलिटेट करने का एक रोल प्ले करता है, कस्टमर को सैम्पलिंग डेवलपमेंट का, और उसके बेसिस में अपने से फैक्ट्री से कमीशन ले लेता है या कस्टमर से कमीशन ले लेता है या दोनों से कमीशन लेके अपना कट निकाल लेता है और आपको बोलता है एक्सपोर्ट कर दे। समझ गया। एक ये होता है। एक बाइंग एजेंट उस तरीके का होता है जो कहता है कि वो बेसिकली, आई विल नॉट कॉल इट बाइंग एजेंट, इट्स अ बाइंग हाउस। वो हाउस होता है, वो क्या करता है, आपके गुड्स को प्रोक्योर करता है, आपसे अपने नाम पे बाय करता है और अपने आपको नहीं पता वो किसी को बेच देता है, ओवरसीज बेच देता है। इट इज मेंट टू एक्सपोर्ट। ओके, इंटरेस्टिंग। सो वन इज मेंट टू एक्सपोर्ट, वन इज डायरेक्टली एक्सपोर्टेड। समझ गया। तो नाउ यू गॉट एन एजेंट और एन बाइंग हाउस? नो, नाउ आई गॉट एन एजेंट। ओके, अ बाइंग एजेंट जिसने अपना रोल सिर्फ क्वालिटी चेक तक प्ले किया। बट लेट्स डोंट स्टिक टू द सेम पॉइंट ओनली कि तूने फैक्ट्री के कंप्लायंस कर दिखा के, पेपर वर्क दिखा के, यू गॉट द कंप्लायंस सर्टिफिकेट्स एंड थिंग्स लाइक दैट एजेंट से, बाय एजेंट, एंड देन वो ऑर्डर तेरे पास ही गया है। मेरा क्वेश्चन था दूसरा, एजेंट बहुत सारे लोगों से कनेक्टेड होगा, तेरे को ही क्यों ऑर्डर किया? एजेंट यार, एजेंट को चाहिए होता है मैक्सिमम कट। मैंने उसको एक्स्ट्रा कट दिया कि मुझे काम करना था उस टाइम पे, मुझे काम की जरूरत थी। अगर उसे लोग उसे 5% दे रहे हैं, मैंने उसको 10% दिया, डबल दिया। उसके पास कोई रीजन नहीं था ना छोड़ के जाने का। एंड व्हेन यू, अब मैंने एक और चीज सुना, जैसे आपने बोला बाइंग हाउस होता है, एक बाइंग एजेंट होता है, तीसरा क्या डायरेक्टली लोग जाके ट्रेड फेयर में डायरेक्टली कस्टमर से ऑर्डर लेते बिना कोई एजेंट, बिना कोई हाउसिंग के? या मतलब नहीं, देयर इज अ वैल्यू विद दिस बाइंग एजेंट एड्स, आप डायरेक्ट भी जाओगे तब भी आप एजेंट रखोगे ही रखोगे? ऐसा कुछ नहीं है यार, कोई स्टैंडर्ड नहीं है। बेसिकली जो बड़ा कस्टमर होता है, जिसके पास ह्यूज इन्वेस्टमेंट है, ह्यूज मनी टू बी पुट ऑन स्टेक, वो कभी भी ये नहीं चाहता कि सारा का सारा स्टेक को एक फैक्ट्री पे लगा दे। ही ऑलवेज विश टू हैव अ मिडलमैन जो उसको सिक्योर करे। समझ गया। और जो उसकी हर बात को लेके अटेंशन दे। फैक्ट्री बोल सकती है आई एम बिजी विद अदर कस्टमर्स। एजेंट अगर उससे एक एजेंसी फीस ले लेगा, $100 भी ले लिया अगर एजेंट ने उससे, और उससे कंट्रैक्ट कर लिया कि तू मेरी हर बात को फॉलो करेगा। I will, if I tell you कि मेरा प्रोडक्ट यहाँ बन रहा है, you have to go check the product, and you are bound to take a fee and do the service, and it's an annual contract, तो एजेंट उससे बाउंड हो जाता है और कस्टमर सिक्योर फील करता है। Correct. Now let's hop back to that chili order. आपको कितना वॉल्यूम का ऑर्डर मिला था? एंड मेरे को एक बार थोड़ा सा इसमें सप्लाई सोर्सिंग से लेके सप्लाई चेन से लेके वो पूरा एंड टू एंड एक ऑर्डर समझना है, सो दैट लोग हमारे जो मैन्युफैक्चरर्स है वो भी समझे कि यार कैसे एक्सपोर्ट में ऑर्डर प्रोसेस होता है एंड टू एंड तक। यार मेरे को तो बहुत ही सिंपल सा एक ऑर्डर, जैसे मैं जब यूरोप गया था तो वहाँ पर चांस की बात है, वो चिली का कस्टमर यूरोप आया हुआ था और आगरा से जो एजेंट मुझे लेके गया था उसका फ्रेंड था वो, उसके कॉन्टैक्ट थे उससे, तो वो उसने मेरे को वो एक कॉन्टैक्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बन गया यूरोप फेयर वाला एरिया। एक होटल में मुलाकात हुई उससे मेरी, उसने बोला तू ये बना सकता है, एंड ओवर द ड्रिंक्स हमारी दोस्ती हो गई, उससे कनेक्ट हो गया और उसने मेरे को बोला तू बना सकता है। मैंने कहा बना सकता हूँ, उसमें क्या बनाने के लिए प्रॉब्लम है? कहता टिम्बरलैंड की कॉपी है। टिम्बरलैंड की स्टैम्प तो नहीं लगेगी ना? मैंने उससे पूछा भाई टिम्बरलैंड की, तू आर यू ट्राइंग टू से कि कॉपी है तो कॉपी थोड़ी ब्रांड में कॉपी करना है, सिर्फ जूता ही तो कॉपी करना है। और वो जूता वहाँ पे, और टिम्बरलैंड वहाँ पे रजिस्टर्ड भी नहीं है, इट्स अ वेरी स्मॉल कंट्री। तो उसने बोला कॉपी कर सकता है विद 7 चेंजेस, कुछ होता है 7 चेंजेस कर दो आप तो यू कैन कॉपी द ब्रांड ऑल्सो। तो मैंने उसमें बोला ठीक है, छोटे छोटे चेंजेस करके उसको कॉपी कर लेंगे, एंड आई अग्री टू कॉपी एट द गुड प्राइस। मुझे कुछ खास सेविंग नहीं हुई थी बट ठीक था, नॉट अ बैड ऑर्डर। आई थिंक इट वाज 6000 पेयर्स, 40 फीट कंटेनर। और मैंने उससे वो ऑर्डर लिया, उस ऑर्डर को लेके मैं आगरा आया। सोल ऑलरेडी उनका सप्लायर आइडेंटिफाइड था, उसने मुझे आइडेंटिफाइड सप्लायर दिया, मैंने सप्लायर से सोल लिया। बहुत ही सिंपल सा लेदर था, स्वेड कानपुर से मिलता है नॉर्मली, और जेने से भी मिलता है, सस्ता स्वेड चाहिए था, कानपुर से सोर्स किया और सिंपल सा जूता बना के, इट वाज अ वेरी सिंपल डेजर्ट शू। तो ये सोर्सिंग के लिए जस्ट नॉट डिटेल पार्ट, यू एंड योरसेल्फ टू सोर्स द लेदर बिकॉज़ दिस वाज योर फर्स्ट बिग ऑर्डर? नहीं, आपको लोकल आगरा में ऐसे वेंडर्स मिल जाते हैं जो आपको दिलवा देते हैं, आपको खुद जाने की जरूरत नहीं है। नॉट ट्रेडर्स भी बोल सकते हो, अदरवाइज एजेंट्स भी बोल सकते हो, उन्हें भी, उसमें भी एजेंट का गेम है। वन इज अ ट्रेडर और वन इज एन एजेंट। ठीक है, तो ठीक है, तेरा सोल सिलेक्शन तो आपको ने उधर से दिया ही था, एंड देन यू आपको यू गॉट द लेदर आल्सो, राइट? देन यू प्रोड्यूस्ड इट, होल मैन्युफैक्चर्ड इट। नाउ हाउ डिड द शिपिंग हैपन? शिपिंग वाला पार्ट? शिपिंग वाला सिंपल था पार्ट बहुत। अगेन ये FOB था, ये मेरा सेकंड ऑर्डर था, जस्ट टू रिकॉल, दुबई के बाद। तो मैंने ये ऑर्डर किया, इसमें मेरा इसमें कुछ एडिशनल रिक्वायरमेंट थी क्योंकि वो कंट्री थोड़ी डिफरेंट है, ऑब्वियसली यूरोप नहीं है तो डिफरेंट कंट्री है।
वहाँ पे कुछ डिफरेंट फॉर्म्स और डिफरेंट निशेस लगते हैं, वो एजेंट को पता होता है सब कुछ, सर कंट्री की रिक्वायरमेंट कस्टमर खुद ही बता देता है। हाँ, इट वाज एन ऑर्डर अगेंस्ट एलसी, आई रिमेंबर इट वाज एन ऑर्डर अगेंस्ट एलसी एट साइट। चीज होती है लेटर ऑफ क्रेडिट। लेटर ऑफ क्रेडिट एट साइट। हाउ डज दैट वर्क इन, वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट काम कैसे करता है? तो बेसिकली क्या था, मेरी लाइफ की पहली एलसी थी, और इंटरेस्टिंग पार्ट ये थी कि मैंने एलसी एक्सपायरी के बाद शिपमेंट दी थी। मैं ये समझाना, ये चीज समझ में नहीं। अब एलसी एक्सपायरी कैसे होती है कि एलसी पर एक डेट होती है, एक एलएसडी होती है लास्ट शिपमेंट डेट, और एक होती है एक्सपायरी डेट। तो एलएसडी और एक्सपायरी में नॉर्मली 10 दिन का फर्क होता है। कस्टमर ये मान के चलता है कि मैक्सिमम फैक्ट्री 10 दिन डिले कर देगी तो भी पेमेंट उसे बैंक से मिल जाएगा। तो बेसिकली एलसी इज अ लेटर ऑफ क्रेडिट जो कस्टमर का बैंक आपके बैंक को इशू करता है और अश्योरेंस देता है कि ये पेमेंट इन टर्म्स में हम क्लियर कर देंगे। ठीक है, इंटरेस्टिंग। इन टर्म्स में क्या लिखा होता है कि शिपमेंट हो जानी चाहिए, बीएल होना चाहिए, इनवॉइस होना चाहिए, पैकिंग लिस्ट होना चाहिए, और जो भी एडिशनल रिक्वायरमेंट जो उनकी लोकल रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, जैसे कोई सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन है या कोई क्वालिटी का इंस्पेक्शन का सर्टिफिकेट है, वो होना चाहिए। वो सारे पेपर आप अपने बैंक को दे दो और आपका बैंक उनको कुरियर डीएचएल कर दे, और जैसे उनको डॉक्यूमेंट्स मिले देखते ही वो आपकी पेमेंट कर देंगे रिलीज आपके बैंक को, और आपका बैंक आपको दे देगा। इट इज लाइक दैट, इट्स अ ट्रायंगल। तो बेसिकली मैंने जब पहला ऑर्डर किया एलसी के अगेंस्ट, टाइमलाइन टाइट थी क्योंकि ऑर्डर ऑलरेडी डिले चल रहा था उनका, और वो ऑलरेडी कहीं फाइंड आउट कर रहे थे। कस्टमर बहुत पैनिक में था, नहीं जल्दी चाहिए। और मैंने वो चैलेंज ले लिया क्योंकि भैया आपको घुसना है तो कुछ लेना पड़ेगा टेढ़ा। बिल्कुल सही, राइट। तो मैंने वो ले लिया और मैं आया वापस, आते मैंने प्रोसेस शुरू कर दिया, लेकिन पहुंचते हमारी लास्ट शिपमेंट डेट भी निकल गई, और 10 दिन बाद की जो एलसी एक्सपायरी डेट थी वो भी निकल गई। अब ये आपको रिस्क में पुट कर देता ना दिस पार्ट। अब ये इट्स अ टोटल रिस्क नाउ। अब ये ओपन हो गया, ओपन ओए हो गया, ओपन अकाउंट ऑर्डर। एलसी एक्सपायर हो गई, आप बैंक ने जो पैसा उसके अकाउंट से ब्लॉक करके रखा था मेरे लिए, मैंने उस विंडो के अंदर डॉक्यूमेंट डिपॉजिट नहीं किए, वो पैसा रिलीज हो गया वापस उसके अकाउंट में। ओके, अब उसका विल है वो पैसा देगा या नहीं देगा, या वो एलसी रिन्यू करेगा कि नहीं करेगा। सो देयर इज अ कॉस्ट टू रिन्यू इन एलसी। एक एलसी को रिन्यू करने में $100 लगता है नॉर्मली किसी बैंक में। अब थोड़ा सा 150, अब शायद 150 हो गया होगा, अब मुझे आइडिया नहीं है। एक नॉर्मल सी फी होती है, कस्टमर वो पे करता है, उसी का बैंक उस एलसी को रीइंस्टेट कर देता है विद अ न्यू डेट। जिस कस्टमर की नीयत अच्छी होती है वो कर देता है, जिस कस्टमर की नीयत अच्छी नहीं होती है वो मना भी कर देता है कि तूने डिले किया, मैं $100 क्यों खर्च करूँ। आप बोलते ठीक है यार मुझसे ले लियो $100, तो उसको रीइंस्टेट करा दे। वो कोई कस्टमर कहता है नहीं मैं रीइंस्टेट भी नहीं कराऊंगा, तो आप शिपमेंट होल्ड करते हो या व्हाटएवर एक्शन यू टेक, फिर तो रिस्क हो जाता है। हाँ, फिर आप रोटी रिस्क पे आ गए। या आपको बिलीव है कस्टमर रिन्यू नहीं कर रहा तभी पेमेंट कर देगा। और उसकी अच्छी बात ये थी कि यहाँ पे रिवर्स सीजन चलता है क्योंकि इट्स एक्सट्रीम वेस्ट, और इंडिया में यूरोप में एक अलग सीजन चलता है क्योंकि यूरोप इज बेसिकली मिडिल वेस्ट। और चलते चलते तो हमारे को जब हमारा ऑफ सीजन होता था तब वहाँ से हमारे को बहुत ऑर्डर आता था लैटिन से, तो अमेरिका से। तो यू गॉट द सीजनल फैक्टर, यू गॉट की एक्सपोर्ट मार्केट में लैटिन अमेरिका से किस टाइप के ऑर्डर? हाँ, लैटिन अमेरिका से आपको जो ऑफ सीजन, यूरोपियन ऑफ सीजन है, यूके यूरोप का ऑफ सीजन है, वो आपको लैटिन से कवर हो जाता था। ग्रेट। तो हमने वो 2-3 साल अच्छा काम किया उस कस्टमर के साथ। फिर उसके बाद वहाँ पे कुछ क्राइसिस आ गए, कंट्रीज थोड़ी सी डिस्टर्बिंग है इकोनॉमिकली, वहाँ पे क्राइसिस आ गए, तो वहाँ पे उन्होंने फिर दे सडनली दैन कि उनको क्रेडिट चाहिए, एलसी नहीं दे पाएंगे, तो फिर हमने डिनाई कर दिया और वो काम फाइनली शट हो गया। एंड देन उस दौरान आपने और पार्टीज के साथ, हाँ, और फिर आई टोल्ड यू, फिर मैंने यूके एक्सप्लोर किया। फिर मैं यूके ट्रैवल करने लगा, यूके का एक मुझे एजेंट मिल गया, इट वाज डायरेक्ट एक्सपोर्ट, जैसे ये डायरेक्ट एक्सपोर्ट का ऑर्डर था वो भी डायरेक्ट एक्सपोर्ट का ऑर्डर था। तो मैंने यूके के कस्टमर के साथ काम किया। यूके के कस्टमर के साथ काम करके मेरे को ये एहसास हो गया कि अब मुझे शायद कहीं भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि उसमें बहुत वॉल्यूम्स थी। अच्छा। हाँ, लेकिन कंप्लायंसेस मैंने उसके लिए आपको बताया कि मैंने नई फैक्ट्री शिफ्ट करनी पड़ी मुझे, क्योंकि उसको आने वाला था। जब तक वो 1-1.5 साल का विंडो मिला वो नहीं आने वाला था, तब तक तो मैंने निकाल लिया टाइम कुछ भी कंप्लायंस लेके। पर जब वो आया तो मेरे को उसको एक अच्छी सेटअप दिखाना पड़ा। आई स्टिल हैव द फोटोग्राफ्स। अगर मैं मतलब वो आया एंड देन उसको मैंने दिखाया कि हाँ हम अच्छी जगह पे काम करते हैं, सब कुछ ठीक ठाक है। मुझे उस दौरान बहुत री इन्वेस्ट करना पड़ा, उससे कमाया उसी में इन्वेस्ट कर दिया बेसिकली। ये देखो, इट्स ऑल अबाउट हैंड राइटिंग। एक्सपोर्ट में ना एक टर्मिनोलॉजी चलती है, हैंड राइटिंग। व्हाट इज दैट? हैंड राइटिंग इज लाइक you will ask me to write a line. You will tell me what to write. Okay. I will write and you will judge whether I can write or not. Now in the next exercise you will tell me how to write a paragraph. आप बोलोगे अब ये लिख। So basically it is all about hand writings. ये सैम्पल्स के भरमार हम लोगों के स्टॉल्स पे, हमारे शोरूम में लगी होती है। इसमें से सैंपल कम पिक होते हैं। कस्टमर आता है, अपनी स्टाइलिंग को रख के इनको देखता है,
और देखता है क्या हमारे में कैपेबिलिटी है या नहीं उसके स्टाइल को मैच करने की। मैच तो वो करा ही लेगा, प्राइस एक बहुत बड़ा फैक्टर प्ले करता है। तो राइट प्राइस में क्या वो समझ पा रही है, समझने को तो मैं भी समझ लूं सब कुछ, बट इफ आई एम नॉट गेटिंग द राइट प्राइस, अगेन इट्स बेसिकली इट्स अ मिक्स ऑफ थिंग्स। बहुत इंटरेस्टिंग। आजकल तो एक्सपोर्ट में कहना चाहता है ना कि एक्सपोर्ट हमारे बहुत मैन्युफैक्चरर्स को ऐसे परसेप्शन है कि नहीं यार एक्सपोर्ट बहुत सेफ बिजनेस है क्योंकि एलसी ड्रिवन बिजनेस है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, एलसी होता है, एलसी एक्सपायर नहीं होती। बैंक कुछ नहीं है, बैंक को अगर पेमेंट नहीं मिली बैंक आपको पेमेंट नहीं देगा। आपको अल्टीमेटली ईसीजीसी जाना पड़ेगा, और ईसीजीसी भी कई बार कवरेज के लिए मना कर देता है। ईसीजीसी से एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी। ओके, सो बेसिकली अगर आपने एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी का प्रीमियम देके उसकी कवरेज ले भी रखी है अपने पूरे टर्नओवर पे या पर्टिकुलर किसी कस्टमर पे, तो ECGC will not guarantee you the payment. They will fight for you if you are right. It's more of a court proceeding kind of thing. Right. So international play करने के लिए there is no court ना। आपके एम्बेसी को कंप्लेंट कर दोगे, आप कस्टमर के बारे में तो ऐसा कुछ नहीं। बिगेस्ट प्रॉब्लम इज दैट यू कैन नॉट टेक अ रिटर्न। हाँ, यू कैन नॉट, क्योंकि आपके लिए बनाया, पूरा आपके लिए बनाया। नहीं, ओवरसीज जाने के बाद रिटर्न का कोई, यू हैव टू री इम्पोर्ट। इंटरेस्टिंग। इट इज नो रिटर्न, इट्स अ री इम्पोर्ट। इंटरेस्टिंग। नाउ थोड़ा सा ग्लोबल मार्केट पे बात करते हैं। व्हेन यू अब as on today, what global markets do you touch? You are now a certified exporter, you with amazing facility and everything, compliance. कहाँ का एक्सपोर्ट करता है और क्यों करता है, बहुत इंपॉर्टेंट वो है यार। अभी तो मेजरली वी आर डूइंग एक्सपोर्ट्स फॉर यूरोप मोस्टली। अभी तो हम लोग स्पेन से काम कर रहे थे, स्पेन एंड यूके मेजर कंट्रीज थी मेरे लिए, जो कि अब थोड़ा शिफ्ट हुआ है कोविड के बाद, क्योंकि ये यूके की इकोनॉमी बहुत ट्रबल है अभी, बहुत डिस्टर्बेंस है वहाँ पे। और जब से ये ग्लोबल पैंडेमिक का आया और जो शिफ्टेज हुई है बिजनेस की, इसकी वजह से अभी हम खुद समझ नहीं पा रहे हैं कि कहाँ से क्या फ्लो आएगा। अभी मेरे को रशिया से ऑर्डर आया, एंड यू टेकिंग दैट रशिया का ऑर्डर में लेको, क्योंकि अब आपके पास जब यू कैन चूज, बिजनेस में डिमांड क्राइसिस है तो आपको फिगर आउट करना पड़ेगा वो कैसे करना है। आप सिर्फ What about Russia? मैंने सुना है रशिया इज वेरी डिफिकल्ट इन टर्म्स ऑफ पेमेंट्स, बट बहुत कम लोग हैं रशिया में जो अच्छे बाइंग। हाँ, रशिया में कम है, कम लोग हैं रशिया में, कम लोग हैं, बट रशिया इज अ डेंजरस प्लेस टू डू बिजनेस। हाँ, बट अगर पेमेंट टर्म सेफ है तो देयर इज नो प्लेस व्हिच इज डेंजरस। अगर आपको पैसा पहले मिल रहा है या आपका पैसा गारंटीड है विद एन इंस्ट्रूमेंट, या पैसा आप बेसिकली क्या होता है इंडिया में एक अच्छा पार्ट है, अगर आप एक्सपोर्ट में प्ले करना चाहते हो और अगर आप इफ यू एस्पायर टू एंटर एक्सपोर्ट्स, यू हैव टू बी ऑन योर रूल्स। अगर आप रूल तोड़ गए तो अब गए। अब कितना भी कस्टमर बोले, आपको उसको डॉक्यूमेंट रिलीज नहीं करना चाहता, अगर पेमेंट नहीं आ जाए। बहुत इंटरेस्टिंग है। सो अगेन टॉकिंग अबाउट द पेमेंट टर्म्स, थोड़ा बहुत इस पे डीप डाइव करते हैं। व्हाट काइंड ऑफ पेमेंट टर्म्स आर देयर इन द अक्रॉस द मार्केट, अक्रॉस ज्योग्राफीज, कि कौन एडवांस देता है, कौन एलसी पे करता है। ऐसा कोई नियम नहीं है भाई, इट्स टोटली फाइनेंशियल कंडीशन किसकी कैसी है, और पार्टी वाइज डिपेंड करता है। ऐसा कोई कुछ नहीं है। हाँ, ये अलग बात है कि कुछ कंट्रीज पे रेड फ्लैग्स हैं, जैसे ग्रीस पे रेड फ्लैग है। क्या रेड फ्लैग है? जैसे ECGC विल नॉट कवर ग्रीस कस्टमर। व्हाई नॉट? बिकॉज इट इज ऑल द इकोनॉमी इज ऑलरेडी डाउन। उसके हो सकता है उस बंदे के बैंक में पैसे हो लेकिन गवर्नमेंट के पैसे ना हो, तो उस बंदे के बैंक में जो पैसे हैं वो भी गवर्नमेंट के हो गए। लाइक सम country goes bankrupt, the country can go bankrupt. श्रीलंका has gone bankrupt. समझ गया। ठीक है, तो ऐसे ही लैटिन अमेरिका, जहाँ पर अब जैसे सीरिया है कि पूरा डिस्टर्ब्ड है, अफगानिस्तान पूरा डिस्टर्ब्ड है, तो पूरा वॉर एरिया है, यूक्रेन पूरा डिस्टर्ब्ड है, पोलैंड का एक पार्ट थोड़ा सा ट्रबल में है जो टच करता है तो यूक्रेन को, वो सब एरियाज जहाँ पे डिस्टर्बेंस है वहाँ पे कोई भी बैंक कवर नहीं करेगा, कोई बैंक भी मना कर देगा। जैसे अभी रशिया में सैंक्शंस लगा दिए, बहुत सारे बैंक्स पे भी सैंक्शन लगा दिए कि आप उनकी पेमेंट इंडिया में नहीं मंगा सकते, तो हमें वाया दुबई रूट करनी पड़ी कस्टमर को पेमेंट्स। लेकिन जो भी समझदार कस्टमर होता है वो वे आउट निकाल लेता है। इंटरेस्टिंग। एवरीवन, तो हाउ डू यू जज कि इसको एंटरटेन करना है, ये सीरियस है, ये सीरियस नहीं है? यार यहाँ एक्सपोर्ट में ना समय बर्बादी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। समय बर्बाद करने बहुत आते हैं, बहुत लोग आपका पैसा बर्बाद करके चले जाएंगे, बहुत सैम्पलिंग की रिक्वायरमेंट आएगी और आपको बहुत क्रेजी फिगर्स का प्रोजेक्शन दिया जाएगा, बट होता बहुत कुछ नहीं भी है। समटाइम्स इट हैपेंस, समटाइम्स बहुत बार नहीं भी होता है, 80% नहीं होता है। सो यू हैव टू जज कि आपका कस्टमर 20% फॉल करता है जो रियलिस्टिक है, या वही कि ऊपर दिखा के और देन इट विल कम समवेयर जहाँ पर आपको उम्मीद होगी कि 25% 30% ही कन्वर्ट कर पाएगा, बाकी सब हवा है, बिकॉज उनके लिए प्राइस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हाउ डू यू जज ये बंदा सही है, ये बंदा? यार बेसिकली यू हैव टू चेक द मार्केट
क्योंकि आज द प्लस पॉइंट इन today's market is everybody is online and you will never expect a western customer who is not online. अगर वो होलसेलर है तो मैं नहीं बोल सकता, वो ब्रांड जिस ब्रांड में डील कर रहा है उस ब्रांड के बारे में सर्च करो, मतलब सर्च अबाउट द नेम, फाइंड आउट कि वो कितनी बड़ी मार्केट में फैला हुआ है. अगर वो सुपरमार्केट है तो सुपरमार्केट की तरह से बात करो, अगर हाइपरमार्केट है हाइपरमार्केट की तरह से बात करो, प्राइवेट लेबल है तो प्राइवेट लेबल की तरह से बात करो. व्हाट वुड यू से कि मेरे को यार ये नहीं करना चाहिए था, ये मेरी लर्निंग रही सबसे बड़ी 2 लर्निंग, और ये 2 चीजें पहले कर लेनी चाहिए थी. यार वन थिंग आई वुड से कि जो लोग अगर इफ समबडी इज लुकिंग फॉर एन आंसर कि मैं करूं कि नहीं करूं, क्या करूं, नेवर पुट योर एग्स इन वन बास्केट. अपने किसी भी एक कस्टमर पर डिपेंड होके अपना सेटअप कॉस्ट मत बढ़ाओ. जिस दिन वो आपकी फैक्ट्री से एग्जिट ले गया, आपकी बैंड लग जाएगी, उस दिन आप उसके बराबर का कस्टमर खड़ा नहीं कर पाओगे. कम से कम 6-7 महीने 8 महीने में भी साल, अगर क्राइसिस आ जाए, पैंडेमिक जैसी कोई सिचुएशन आ जाए और वो कस्टमर तब बैठ गया, तो आपको सालों अपनी जेब से उस एम्प्टी कैपेसिटी के पैसे देने पड़ेंगे. इंटरेस्टिंग. प्रॉब्लम यही है यहाँ पर कि कस्टमर के पास क्वांटिटी है तो बहुत है, वो गया तो वो पूरी क्वांटिटी के साथ गया. And you think China is back in action? China is back in action, 100% back in action, and I am able to see that. अब ऐसी कंट्रीज जहाँ पर वापस आ गया चाइना, यूरोप को फिर से चाइना का सपोर्ट मिलने लगेगा, इसको यूके को भी मिलने लगेगा. जहाँ पर चाइनीज सप्लायर्स थे वहाँ वापस आ जाएंगे, क्योंकि देयर वाज अ शटडाउन एक पॉइंट ऑफ टाइम तक. अब वो देयर रीओपनिंग एवरीथिंग. Nice. एंड वी हैव टू नाउ बी विजिलेंट कि हम अपने आप को कैसे मार्केट में रखेंगे, क्योंकि अभी तक तो इज्जत मिल रही थी सबको पोस्ट कोविड, वो धीरे धीरे डिमिनिश होती जा रही है. एंड पीपल हैव रियलाइज्ड नाउ फ्रॉम द स्लम्प वी आर एबल टू फेस कि अब डिमांड तो कम है ही है ग्लोबली. नाउ यू आर सीइंग अनदर सप्लायर कमिंग बैक. And being an exporter, that's a journey, hell of a journey on a serious note. Yes. Last 10 साल 12 साल, I think that's hell of a journey. Yeah. From 48 pairs in a domestic setup with a handmade to probably 2000 pairs per day with machines, with all this amazing unit. That's a next level game, man. Thank you. Thank you. It was amazing hosting. Thank you.